वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो आने वाले दिनों में एक सियासी सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। दो तीन इश्यूज जो है पॉलिटिकली इस वक्त अगर हम सिचुएशन को देखें तो बहुत अहम है। इनमें सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जो साइड्स हैं उनको कहा है कि वो अपने दलाइल जो है 10 मई तक मुकम्मल कर लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि मुनहरिफ अरकान जो है उनमें उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला आएगा। उसमें ऑब्वियसली उनके 20 के करीब MNAs हैं और 22 के करीब MPAs हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाए फवाद चौधरी साहब उन्होंने ये दावा किया है कि जो 22 PTI के MPAs हैं उनकी जब नाअहली का फ़ैसला होगा तो इस सूरत में जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी पंजाब में हुकूमत गिर जाएगी और जो वहाँ एक क्राइसिस अभी भी हमें नज़र आ रहा है वो ज़्यादा संगीन हो जाएगा। इसी हवाले से गवर्नर पंजाब का भी जो रोल है उस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ तो हैरानकुन तौर पर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि वो पंजाब के सियासी बहरान में अपना किरदार अदा करें। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो हल्फ ले सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उनके ख़िलाफ़ भी वो रेफरेंस दायर करेंगे। ये फ़ैसला जो था जज जस्टिस जवाद हसन साहब ने दिया था। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव जो है वो कामयाब हो रहा है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है और ऐलान किया है कि वो जो गैर मुल्की साजिश का इशू है उसके ऊपर वो एक तहकीकाती कमीशन जो है वो बनाएंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इसको रद्द कर दिया है। सियासी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। आज भी इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में जलसा किया है जहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि 20 मई के बाद वो इस्लामाबाद की कॉल दे देंगे। साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। आज ही मरियम नवाज साहिबा भी एक जलसे से खिताब करेंगी। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बेलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिल डैट के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs का ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर इलेक्शन जो हुआ जिस तरह से चीफ मिनिस्टर का और उसके अंदर जो रोल रहा और फिर अब रेफरेंस चल रहा है, तो सर आपके ख्याल में इस रेफरेंस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रेफरेंस है ये कितना मजबूत है आपके ख्याल में और इसका क्या असर हो सकता है जो इस वक्त हुकूमत है पंजाब में नई बनी है हमजा शहबाज शरीफ साहब की? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कौमी असम्बली के मेंबर्स के ख़िलाफ़ डिफेक्शन का केस है वो तो मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर है और वो गालिबन उनके ऊपर डिफेक्शन साबित नहीं हो सकेगी क्योंकि उन्होंने कोई डिफेक्शन की ही नहीं है। इख्तलाफ राय करना कोई डिफेक्शन नहीं होती। लेकिन जहाँ तक MPAs का ताल्लुक है पंजाब के, मैं समझता हूँ कि उन्होंने चूँकि अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट के बरखिलाफ़ दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है तो उन लोगों के ऊपर मेरे ख्याल में डिफेक्शन का केस काफ़ी मजबूत है और उसको साबित करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। और हमारे आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जिन चीज़ों के ऊपर डिफेक्शन बनती है उनमें से एक ये है कि आप अपनी पार्टी के तरफ से मुकर्रर करदा चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है उसके ख़िलाफ़ वोट दें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये डिफेक्शन प्रूव हो जाएगी और वो शायद अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। अब उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है उसका बड़ा दारोमदार इस बात पे है कि गवर्नर उस वक्त कौन है। इस वक्त ये रेस लगी हुई है और दोनों तरफ से बहुत कोशिश हो रही है कि गवर्नर साहब जो हैं वो हट जाएं और दूसरे गवर्नर अपॉइंट हो जाएं जो कि मौजूदा बरस इक़्तिदार पार्टी या कोलिशन है उसका मुकर्रर करदा गवर्नर हो। अगर यही गवर्नर रहते हैं और मौजूदा हुकूमत के हामी गवर्नर नहीं बनते
तो फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट वो नहीं ले पाएंगे अगर ये डिफेक्शन करने वाले लोग डिसीट हो जाते हैं, तो उस सूरत पे ये हुकूमत गिर सकती है। लेकिन अगर इनका अपनी मर्जी का गवर्नर उस दौरान आ जाता है, तो वो गवर्नर नहीं कहता कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो फिर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बैठी रह सकती है। वो बजाते खुद खुद ब खुद तो नहीं गिरेगी जब तक कि कोई उससे कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए ना कहे। लेकिन बहरहाल ये अरेंजमेंट बहुत प्रिकेरियस सा होगा, नाजुक सा होगा, शाख नाजुक पे बने आशियाने की तरह होगा, गिर सकता है किसी वक्त भी। अब जाहिर है पीएमएलएन ने अहमद साहब इस ये तरह बताइएगा सर कि क्या, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जिसको कहते हैं ना ताखीर हो सकती है, ये लटकाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि लटकाया जा सकता है, लटकाया जाएगा। आइन में हमारे बहुत वाज़ेह है कि 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वो करेंगे, करना चाहिए उन्हें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील का भी होता है। अगर जो लोग इससे मुतासर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ वक्त है तकरीबन। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन एक बार इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर आ सही। गया, तो डिक्लेरेशन मिल गया, तो उसका ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर ना दे, वो अपनी सीटों से महरूम हो सकते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। जी शहजाद चौधरी साहब, सर ऑब्वियसली ये तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो अहमद साहब दे रहे थे, पर सर पॉलिटिकल सिचुएशन तो इस फैसले के ये फैसला अभी आया नहीं, मगर पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी भी बहुत अनसर्टन है। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, उनकी मकबूलियत जो है वो कुछ लोगों के ख्याल में बढ़ती चली नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो भी लगता है कि कुछ घबरा गई है। मरियम नवाज साहिबा भी एक अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकल पड़ी हैं, आज उनका भी पहला जलसा है, कहा जा रहा है और होंगे। क्या आप समझते हैं सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी शायद घबराहट में ही ये जलसे कर रही है? अच्छा, एक तो आरिफा, मैं बिलाल साहब की कोई बात नहीं सुन पाया बिल्कुल से, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आई कुड ओनली हेयर यू, इसलिए मैं उससे अच्छा कोई सर, रिलेट लेट मी रीकैप इट वेरी क्विकली। उन्होंने तफसील से बताया, बट बेसिकली उन्होंने सर ये कहा कि जो एमपीएस का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ईसीपी ने उस पर फैसला देना है, फैसला महीने के अंदर अंदर देना है, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू सी कि वो फैसला क्या होगा सिवाय इसके कि डिस्क्वालीफाई हो जाए वो। अच्छा, दूसरा जो मेरी समझ है, और बिलाल साहब इसको करेक्ट कर सकते हैं, कि अगर गवर्नर साहब उससे पहले तब्दील हो जाते हैं, तो फिर चूंकि गवर्नर जी ने ये भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहना होता है। अगर वो महसूस करें कि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं वो जी कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं हाउस का, तो वी कैन बी आस्क्ड। अगर तो पीटीआई के गवर्नर रहे, तो फिर तो वो अगर ये नाअहल हो जाते हैं जो कि मुनखरिफ अराकीन है, तो फिर जाहिर है कि ही कैन फोर्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द चीफ मिनिस्टर, जिसकी वजह से फिर चीफ मिनिस्टर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और फिर वो एक मामला इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो वो भी एक ऐसा डायनामिक है जो कि आपकी वफाक की सियासत को भी डिटरमिन कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि इस वक्त पंजाब में चल रहा है, और उसका नतीजा क्या निकलता है वो वफाक को। इसीलिए जो आपने अब बुनियादी सवाल आपका जो मुझे किया आपने, कि इसीलिए आपको दोनों तरफ तेजी नजर आती है। इमरान खान साहब या पीटीआई की तरफ जो तेजी है उसकी तो एग्जिस्ट करती थी, उनको जो अपना मोमेंटम बिल्डअप किया, जो अपना केस लेके गए, जो नैरेटिव बिल्डअप किया, अवाम के साथ एक किस्म की उसको पजीराई मिली, और अब वो मोमेंटम चूंकि उनके हक में है, तो ये चाहते हैं कि इसी मोमेंटम के अंदर ही जितना पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सकता है, फायदा लिया जा सकता है, इसको हम ले लें। जहां तक आपको पीएमएलएन के अंदर थोड़ी सियासी हलचल नजर आती है, वो घबराने की बात नहीं है। मेरा ख्याल है वो भी व्यू करते हैं दो चीजें, एक तो पंजाब की सिचुएशन, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो पायदारी है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना मिला के वो बनाई गई है कि उसके ऊपर भी चंद सवालात उठ रहे हैं कि आया ये गवर्नमेंट कितनी देर चल पाएगी। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें कौन सा साथी कब नाराज हो जाता है और क्यों नाराज हो जाता है। तो ये सारी चीजें प्ले आउट कर सकती हैं यहाँ पे सेंटर में भी, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट शायद इतनी पायदार ना हो। और ये कोलिशन चूंकि बहुत सारी लोगों को मिला के 13 पार्टियों को मिला के मिलाई गई है, और 2 वोटों का सिर्फ इसमें वो उनको फायदा है, तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि उसको पेश नजर रखते हुए अब आपको पीएमएलएन के अंदर भी एक इलेक्शन का प्रेशर नजर आता है। तीसरी चीज मेरी नजर में, जो कि इमरान खान साहब ने मार्च का मोमेंटम बिल्डअप किया है,
वो हर तरफ प्रेशर जनरेट करेगा। और अगर वो नंबर्स उस तरह के जनरेट कर लेते हैं, मैं 20 लाख की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, अगर इतने नंबर भी बन जाते हैं तो ये प्रेशर बजाते खुद भी बहुत बड़ा प्रेशर है बहुत सारे पावर सेंटर्स में एक नई सोच या एक नई तरीके से उसको डील करने का। क्या उस वक्त सारे का सारा निज़ाम सबमिट कर जाएगा उस प्रेशर के नीचे और कहेगा कि हाँ हमें फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को इस तरह की एक सिचुएशन से बचा सकें? तो ये वजूहात हैं, आपको पीएमएलएन के अंदर भी कुछ इस वक्त हलचल नजर आ रही है। सही जी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब और शहजाद चौधरी साहब, बट हमें ज्वाइन किया है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर कानून। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। थैंक यू सर, आपको भी ईद मुबारक और मिनिस्ट्री की भी मुबारक हो। सर ये बताइएगा कि हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, अहमद बिलाल महबूब साहब जिक्र कर रहे थे जो पंजाब की एक बहुत अनसर्टन सिचुएशन है, और उनका ये कहना था कि जो MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने शायद हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, उनके ख्याल में उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो अब नाउ इट्स इनएविटेबल। सर क्या आप लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी क्योंकि अब थोड़ी सी सिचुएशन फर्क है, पहले तो हम बतौर वकील तो मैं बहुत अच्छा डिफेंड करता इस केस को। किस साइड से डिफेंड करते हैं सर आप? मतलब कि PATI के लिए डिफेंड करते हैं या PMLN के लिए? मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने तो हमेशा PMLN का ब्रीफ होल्ड किया पिछले 5 साल में, और मैं अपने बड़े भाई हैं मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है अहमद बिलाल महबूब साहब। मैं उन्हें पहले इन्हें कन्विंस करता और फिर कमीशन को कन्विंस करते। अच्छा सर बताएं। नेचुरली मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। बड़े 2-3 उसमें मटेरियल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन कन्विंस होंगे, और क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, so I would never like to argue the case which is to be argued by their counsel. तो लेकिन मैं I am quite sanguine कि उसमें जो नजर आ रहा है उस हद तक उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है उन लोगों को। सर पर कैसे नहीं है? पब्लिकली उन्होंने वोट किया है, अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट किया है, कैसे इलेक्शन कमीशन में वो कामयाब हो सकते हैं? उनके काउंसिल जब अगली 2 पेशियों में बहस करेंगे, देखें ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं इस पे लाभकुशाई करना नहीं चाहता। सर कुछ तो आप मत कहें, बट आप कुछ तो हमें प्रिंसिपल तो समझा सकते हैं ना कि कैसे, जो एक एज ए ले पर्सन मैं देख रही हूं। हाँ। आपके 2-3 केसेस हैं। एक आयशा गुलालाई केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसमें कुछ जो उन्होंने लॉ लेट डाउन किया और उन्होंने बताया कि ये वो बेसिक्स हैं जो कि पूरे होने चाहिए बिफोर यू प्रोसीड अगेंस्ट समवन। इसी तरह फिर KP जुरिस्डिक्शन से एक अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 2018 में वो भी रिपोर्ट हुई। उसमें लोकल गवर्नमेंट की जो पैरा मटीरियल प्रोविजंस हैं यहाँ पे प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली वाली 63A की, वही लोकल गवर्नमेंट की वहाँ पे थी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि कब कब ये डिफेक्शन क्लॉज जो है ये इन ऑपरेशन होगी और उनको सीट से हाथ धोना पड़ेंगे, और कब नहीं होगी, क्योंकि किसी बंदे को या किसी हलके को डिसफ्रेंचाइज करना जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, और कानून तब तक हरकत में नहीं आता उसको घर भेजने के लिए जब तक ये ओपन एंड शट केस ना। और तारड़ साहब माफ करिएगा सर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर जो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स रहे हैं वो जब अपनी पार्टी की हिदायत के बरक्स फैसले करेंगे और वोट डालेंगे, तो वो भी तो एक ओपन एंड शट एविडेंस नजर आ रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए। मैं अरफा इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आई डोंट वांट टू आर्ग्यू द केस बिकॉज इट्स सब जुडिस मैटर, लेकिन आप 2-3 पेशियों के बाद जब आपको उनके आर्गुमेंट्स आपके सामने आएंगे जो उनके काउंसिल हैं, यकीनन ये आर्ग्यू करेंगे क्योंकि उनके 2-3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं वो फील्ड में हैं। तो सर फिर आपको लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया तो वो भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और आप भी। देखिए मेरी बात सुने,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का राइट है। 63A कन्फर्स अ राइट ऑफ अपील टू एग्रीव्ड पार्टी, और ये अपील एज अ मैटर ऑफ राइट होनी है। इसमें लीव टू अपील का वो मसला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहले राजी हो तो वो लीव ग्रांट करेगी। और जब इस तरह के केसेस में जब अपील होती है तो उस पे आम तौर पे जो फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का, वो भी मीनवाइल साकित हो जाता है। ट्रेडिशन प्रैक्टिस ये रही है, सही सर। क्योंकि ये अपील एज अ मैटर ऑफ राइट एंड कोर्स है। लेकिन अगर अपील की पेंडेंसी में उन हलकों में जिमनी इंतखाबात हो जाएं और नए लोग इलेक्ट हो जाएं और कल को उनकी अपील मंजूर हो जाए तो वो कितनी अजीब सूरत हाल होगी। बिल्कुल लिहाजा ठीक वो सर। जो 60 डेज की विंडो है वो भी अवेल करेंगे लोग दोनों साइडों से। हो सकता है उनके हक में हो सकता है उनके खिलाफ हो। अच्छा सर, खिलाफ होने की वक्त जरा कम है, माफ करिएगा आपकी बात दोबारा काट रही हूँ। ये बताइएगा जो हुकूमत ने फैसला किया है, वो जो बैनुल अक़वामी साजिश का जिक्र साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब करते हैं, उसमें आपने कहा है कि आप इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, क्या उस पर कोई तफसील सर आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की थी अपनी पार्टी तर्जुमान को कि वो पब्लिक से ये शेयर करें कि प्रिंसिपली ये डिसाइड हो गया है इत्तेहादी जमातों के कायदीन के दरमियान। अब क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन है ये प्रोरोगेटिव है फेडरल गवर्नमेंट का, और फेडरल गवर्नमेंट बीइंग फेडरल कैबिनेट, तो कैबिनेट की आइंदा मीटिंग में इसको बहस के लिए पेश किया जाएगा और काबीना फाइनली जो डिसाइड करेगी उसके मुताबिक कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे कोई वो कहते हैं ना कि पहलू तही का कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि ये सारे हकायक अवाम के सामने आने चाहिए, और एक सियासी जमात अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, क्योंकि उनसे अपने इत्तेहादी तक राजी ना हो सके और वो उन्हें छोड़ गए, उसको उन्होंने एक बहाना बना के पाकिस्तान के ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं तो वो क्या ये जुडिशल कमीशन फिर नहीं होगा? देखिए, जुडिशियल कमीशन के लिए पीटीआई ने या पिछली हुकूमत ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा हुआ है। हमने कहा कि हमें उस पर कोई एतराज नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कमीशन बनाता है तो जरूर बनाए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस पर किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास नहीं किया। शायद इस वजह से कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सियासत ज्यादा है और कानून कम है। हमने कहा कि हम उसका एक अल्टरनेटिव है, लॉ प्रोवाइड करता है जो कि फेडरल लॉ है, और उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट कमीशन ऑफ बट सर फिर आपकी भी प्रेफरेंस जो है वो यही है कि ये हुकूमत बनाए और जुडिशियल कमीशन ना हो, नहीं तो आप भी खत लिख सकते थे दोबारा एज द न्यू गवर्नमेंट। प्रेफरेंस इसलिए होनी चाहिए कि मेरा ये जाती ख्याल है। मैं पहली बात तो ये कर रहा हूँ कि मैं ये हुकूमत का मौकफ नहीं है, क्योंकि ना मुझे ये कैबिनेट ने ऑथोराइज किया है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ये ऐलानात करूँ, ना ही मुझे करना चाहिए। मेरा जाती ख्याल ये है कि कानून की मौजूदगी में और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की मौजूदगी में जिनकी गैर जानबदारी और जिनकी जो नेक शोहरत है उस पर कोई उंगली ना उठा सके, किसी किस्म की जरूरत हुए पॉलिटिकल क्वेश्चन में जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या आला अदालतों के, उनको इन्वॉल्व किया जाए। ये एक सेंसिटिव मसला जरूर है, लेकिन ये बैडली पॉलिटिसाइज्ड इशू है और जलसों में पगड़ियां उछाली जाती हैं लोगों की। आपने तो ये देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन को बचाने के लिए 2 फैसला जात सादर किए तो सर माफ करिएगा, मगर सर जो वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है वो भी तो एक एसेंशियली सियासी इशू है, बट वो तो बार खुद लेके गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और उनसे कहा है कि उस पर फैसला थे। आपको किसने कहा है आरफा कि वो सियासी इशू है? वो 63A जो है, 63A आइन का हिस्सा है और आइन के एक आर्टिकल की जिसकी तशरीह की जरूरत नहीं थी, हुकूमत ने जरूरी समझा कि इसकी सर ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना कि कौन सा इशू सियासी है और कौन सा लीगल है। नहीं, ये आइनी मामला है ना। देखिए, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो प्योरली आइनी मामला है। 62(1)(f जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये ख्याल है कि जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर फैसला जात से किसी हद तक मुतसादिम है और वो स्ट्रिक्टली इन कॉन्सोनेंस विद दोज डिसीजंस नहीं है। एंड मोर ओवर, जब कत्ल की सजाएं भुगत के आने वाले और अगवा बराए तावान की सजाएं भुगत के आने वाले और ज़िना के मुकदमात की सजाएं भुगत के आने वाले 5 साल के बाद अहल हो जाते हैं हमारे आइन के तहत
और अदालती फैसला जात के तहत कि वो इलेक्शन लड़ लें, तो फिर ये सादिक और अमीन वाले मसले पे ये परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आती। तो उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप बराह करम अपने फैसला जात को सामने रखते हुए, उस पैरिटी को देखते हुए जो कि बाकी सिमिलरली प्लेस्ड और इवन जिनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा संगीन मामलात में लगती है, सही सर। उसको सामने रखते हुए इस पे एक फैसला सादर करें, क्योंकि ये कुछ 100 से ज्यादा लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हुए, और उनके अगर इलेक्टोरेट को मिला लें तो ये लाखों लोग इससे मुतासर हुए हैं। तो इतनी बिल्कुल बात ठीक थी सर। उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हो, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शहजाद चौधरी साहब से और अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अहमद बिलाल महबूब साहब से और शहजाद चौधरी साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत है और जिस तरह वो ECP में केस चल रहा है। अहमद साहब, अभी हम आज़म नज़ीर तारड़ से सर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, सर उनका तो बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ ख्याल है। ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मुनहरिफ अराकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। हुकूमत के लीगल टीम के हेड होने की हैसियत से उनका नुक्ता नज़र तो यही हो सकता था ना, वो किस तरह से कह अब सकते उन्होंने थे हुकूमत को डिफेंड करना है, लीगल व्यू नहीं देना सिर्फ देना है। और फिर मैं बहुत दिलचस्पी के साथ इंतज़ार करूंगा कि वो क्या आर्ग्यूमेंट होगा उस काउंसिल का जो ये कहेगा कि ये क्वालिफाई नहीं करते कि इनको डी-सीट किया जाए। तो बहरहाल उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो लॉयर हैं और बहुत उनका तजुर्बा है इस मामले में, तो ये उनकी राय का पूरा एहतराम करते हैं। लेकिन हम जैसे आम आदमी जो आइन की किताब में जो पढ़ा है उसको देख के, और ये हमें तो ये लगता है कि ये बिल्कुल 2+2 वाली सूरत हाल है। ये और बात है कि सुप्रीम सर कोर्ट तारड़ साहब ने आयशा गुल अलई के केस को भी साइट किया है। उनका कहना है कि आयशा गुल अलई के केस में बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला था। जी, वो मेरी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आयशा गुल अलई का मामला ये था कि उसमें केस ये बनाया गया था कि आयशा गुल अलई ने पार्टी छोड़ दी है, और वाकई उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी, मैं PTI से रिज़ाइन कर चुकी हूँ। तो उन्होंने, जब जज साहब ने कहा कि अगर आप रिज़ाइन कर चुकी हैं तो भाई कोई इनका रेजिग्नेशन है, तो वो उन्होंने कहा नहीं, लिखा हुआ तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा जब तक कि लिखा हुआ ना हो और उसके ऊपर तस्दीक ना हो चुकी हो हम कैसे कह लें। तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी उसकी तस्दीक नहीं की। तो वो एक मामला अलग था, वो तो पार्टी छोड़ने का केस था जिसमें कोई लिखी भी नहीं थी। यहाँ तो पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देने का मामला है, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो एक बड़ा इनोवेटिव सा आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा टू काउंटर दिस थिंग। मैं भी बहुत दिलचस्पी से देखूंगा और सुनूंगा कि वो क्या आर्ग्यूमेंट होता है। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सर वही एक अनसर्टनिटी की सूरत हाल है सर, और उसके अंदर गवर्नर पंजाब ने सर ख़त लिखा, आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट की। एक अजीब सी सूरत हाल है सर। हम काफ़ी अरसे से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कुछ अरसा फ़ौज के किरदार के ऊपर बहुत बात की जलसों में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से घसीट रही है सियासत में। अगर हम गवर्नर पंजाब का ख़त का जिक्र करें सर, ये किस तरह आप देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, यहाँ पे तो आर्मी चीफ को जो चाहे लिख सकता है, और रोज कोई ना कोई खत लिख रहा होता है, कभी किसी मदद के लिए, कभी किसी चीज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है, गवर्नर है सबसे बड़े सूबे के पाकिस्तान के। हाँ, इसीलिए फिर उसका गालिबन आर्मी चीफ जवाब भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट लाइन ऑफ उसके अंदर तो रिपोर्टिंग में वो आते ही नहीं है। वो तुमको तो प्रेसिडेंट के साथ बात करनी है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है। प्रेसिडेंट अगर आर्मी चीफ को ऑर्डर करेंगे कि आप इनका काम करें तो फिर उसके बाद वो कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ेगा कि चीफ जो आर्मी के चीफ है उनको डायरेक्ट किया जाए। बहरहाल में ये एक ला हासिल बहस है। गवर्नर साहब का ये जो अमल है ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस वक्त मसाइल खड़े कर रहा है, और गालिबन इसके ऊपर भी एक इल्मी और लीगल बहस होनी चाहिए कोर्ट्स के अंदर, और ज़रूर लेके जाना चाहिए ऐसे मामलात के अंदर जहाँ पर कि आप रियासत का निज़ाम है उसको अपने किसी ऐसी पोजीशन के अंदर जहाँ पर आप
रियासत के नुमाइंदे हैं, रियासत के नुमाइंदे होते हुए आप उसको बिल्कुल स्टॉल करके रख दें, रोक के रख दें रियासत के निज़ाम को। तो ये तो जिम्मेदारी इनकी ये होती है कि रियासती निज़ाम चलता रहे, आइन के मुताबिक चलता रहे। लेकिन जहां आप रियासत के इदारों को रोक दें अपनी पोजीशन की अथॉरिटी की वजह से, तो जाहिर है कि देन यू आर वर्किंग अगेंस्ट दी जो आपका डोमेन है उसके। तो बहरहाल इसको मेरे हाल में इससे ज़्यादा बढ़ के जो ज़्यादा बड़ी बात है, देखिए हम मुज़मरात में जा रहे हैं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि एक प्रेशर है इलेक्शन जल्दी कराया जाए और जितना जल्दी हो सके कराया जाए, और एक दूसरी तरफ का पोजीशन ये है कि हमने इलेक्शन अपनी मर्जी के मुताबिक हो सकता है कि 8-9 महीने 10 महीने साल के बाद कराने। अब इन दो पोजीशंस के अंदर एक इस वक्त टग ऑफ वॉर चल रही है। तो वो कौन कहां पे कौन से अवामिल ऐसे होंगे जो कि दूसरी साइड को मजबूर करेंगे कि वो गिवन कर दे और प्रेशर्स जो है वो ना झेल नहीं सकने की वजह से उनको सबमिट करना पड़ जाए दूसरी साइड के ऊपर। तो ये बैटल ऑफ बिट्स है। मेरे ख्याल में हम ये जो गवर्नर साहब का रोल है, जो मुनखरिफ अराकीन का रोल है, जो सदर साहब कभी कभार कुछ कह देते हैं या कुछ और, इससे बढ़ के बात बड़ी हो चुकी हुई है। और बात बड़ी ये है कि प्रेशर जो मेंटेन हो रहा है, जो क्रिएट किया जा रहा है, उस प्रेशर को कौन कौन किस हद तक सह सकता है और कहां पे कौन सबमिट करेगा। क्या उसके लिए कोई रास्ता है कि उस प्रेशर को रिलीज किया जाए, उससे पहले रिलीज किया जाए कि वो इतना बड़ा एक तूफान बन जाए। ये चीज है जिसपे मेरे नजर में ज्यादा गौर करने की जरूरत है, मुज़मरात से हटके। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, गवर्नर साहब को नहीं जवाब भी देंगे। अहमद साहब, दिस आल्सो, ये जो आपने बड़ा अहम सवाल उठाया अहमद साहब, ये जो इशू शहजाद साहब ने रेज किया, सर ये कैसे प्रेशर रिलीज हो सकता है वेरी क्विकली, ताकि फिर हम शहजाद साहब से भी पूछें इफ ही हैज अ सॉल्यूशन। देखिए, गालबन ये प्रेशर रिलीज अगस्त से पहले शायद नहीं हो पाएगा, और अगस्त तक ये सारी सूरत हाल इतनी ही खराब रहेगी, शायद इससे भी ज्यादा खराब हो जाए। और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ जैसे इसको प्रेशर सहने वाले या ना सहने वाले फिर उसके मुताबिक अमल करें। लेकिन अगस्त का मैं महीना इसलिए कह रहा हूँ दो वजूहात की बना पे। एक तो यह है कि अगस्त में आपकी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुकम्मल हो जाएगा, तो उस वक्त अगर हुकूमत चाहे तो वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शन के लिए कह सकती है। अगस्त से पहले नहीं कह सकती क्योंकि डिलिमिटेशन है। और दूसरी बात यह है कि अगस्त में मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ अहम अपॉइंटमेंट शायद हो चुकी होंगी या हो जाएंगी, और उस वक्त के बाद फिर इलेक्शन कराना गालबन चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगस्त तक चूंकि मामला अनसर्टन रहेगा, लिहाजा ये खराबी भी बदस्तूर मौजूद रहेगी। अब ये हुकूमत जो सियासी तौर पे इस वक्त वजूद में आई है, ये अपने आप को कितना स्टेबलाइज कर लेती है, उसकी कोशिश होगी कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लें। पीटीआई की कोशिश होगी कि उनको डिस्टेबलाइज कर दें। तो ये टग ऑफ वार जिसको शहजाद चौधरी साहब ने कहा है, ये चलती रहेगी और फैसला करना पड़ेगा दोनों को। बिल्कुल ठीक शहजाद साहब, अहमद साहब की बात से तो साफ लग रहा है सिर्फ इलेक्शंस ही रास्ता है मगर अगस्त में। सर, योर क्विक वर्ड ऑन दिस बिफोर वी क्लोज द सेगमेंट। हाँ, नहीं, मैं आई एग्री विद दैट कि इलेक्शन ही रास्ता है, लेकिन इलेक्शन होने कब हैं? क्या इलेक्शन जून जुलाई में बजट पेश करने के बाद कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, वो अगस्त में जाती है, वो सितंबर में जाती है? इट्स क्वाइट पॉसिबल। दूसरा, मैंने कहा थोड़े क्रिएटिव सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। क्रिएटिव सॉल्यूशंस इस तरह के जो कि हर तरफ को सेटिस्फाई कर रहे हो। मैं इसको ग्रैंड बार्गेन कहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ग्रैंड बार्गेन के लिए तैयार होना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू गिव इन समवेयर, कहीं ना कहीं पे गिव इन करना पड़ेगा ताकि हम मुल्क के होल ऑफ द नेशन अप्रोच ये वाली सर, इफ यू जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें अहमद बिलाल महबूब साहब से और शहजाद चौधरी साहब से, और हम बात करें ओवरऑल जो सियासी सिचुएशन है। अहमद साहब, आप ने भी इलेक्शंस की तरफ इशारा दिया, शहजाद चौधरी साहब ने भी इलेक्शंस की तरफ इशारा किया, बट ऑब्वियसली शहजाद चौधरी साहब ने उसमें गिव एंड टेक का जिक्र किया। पर सर, सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर जल्दी इलेक्शंस हो गए तो रिगार्डलेस ऑफ द गिव एंड टेक जो शहजाद चौधरी साहब ने जिसका जिक्र किया, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको अपनी जीत समझेगी। जी, मैं पूरे एहतराम के साथ मैं समझता हूँ कि इसमें गिव एंड टेक का जो गुंजाइश है बहुत कम है। जो पीटीआई है वो बहुत एक एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रही है और वो समझती है कि उसकी आवाम के अंदर पजीराई
या परसीव्ड पजीराई की बुनियाद ही यही है कि वो बगैर कोई कंप्रोमाइज करके बात कर रहे हैं और बिल्कुल डट के बात कर रहे हैं। तो इसलिए गिव एंड टेक का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। अब यह है कि आपको अपना अपना बयानिया लोगों के सामने लेके जाना है और वो देखना है कि वो अक्टूबर नवंबर तक जब वो इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तक क्या सिचुएशन होती है, अवाम किसके बयानिए से मुतासिर होते हैं। इस वक्त हो सकता है आपको लगता हो कि इमरान खान साहब का बयानिया कामयाब है, लेकिन ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये जज्बात के ऊपर मबनी है और जो लॉजिक के ऊपर बातें निकल के आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के नैरेटिव को सपोर्ट तो नहीं कर रही हैं, लेकिन क्या ये काउंटर बयानिया लोगों में एक्सेप्ट होगा, ये अब देखने वाली बात है। अब अपोजिशन को भी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी दिखानी है और इमरान खान साहब तो बहुत कामयाब, बिल्कुल सही सर, तो अब देखना है होगा। सर यही जो बहुत अहम इशू। शहजाद चौधरी साहब काउंटर बयानिए की बात कर रहे हैं अहमद साहब, पर सर यही तो सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बयानिया है, साजिश सही है, लॉजिकल है, दैट्स अनदर डिबेट, बट लोग उसको में वो मकबूल होता नजर आ रहा है। पर सर सिर्फ ये कह देना कि साजिश नहीं हुई थी, क्या ये एक बयानिया बन सकता है? ऑपोजिशन को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? देखिए स्पेस सीड हुई है इमरान खान को या नहीं हुई? अगर तो हुई है तो किसी ने स्पेस सीड की है, यानी स्पेस दी है, जगह बनाई है कि इमरान खान अपना बयानिया लेकर जा सकें और फिर वो बयानिया कबूल भी हो जाए लोगों के अंदर। तो क्या उसकी वजूहात बनी? इस हमारे पूरे तजर्बे के अंदर बनी। इसी वजह से लोग एकदम से खड़े हो गए इमरान खान के साथ और उन्होंने कहा कि इमरान खान का बयानिया, चाहे वो उसको इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की शक्ल में लेके अभी भी जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनका हटाया जाना। दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। जैसा मैंने कहा, ये जो हुकूमत है बदकिस्मती से इसका जो खदोखाल हैं वो ऐसे हैं कि ये कोई क्रेडिबिलिटी ज्यादा लोगों के अंदर नजर नहीं आती। लोगों के अंदर बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि हम सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त एकेडमिकली इसको देखना चाहते हैं और कहते हैं कि लीगली सही है, लीगल सर्टिट्यूड है, लीगली ठीक है, लेकिन मॉरली कहीं थोड़ी कमजोर ग्राउंड पे नजर आती है। शायद उसका आना, हटाया जाना इमरान खान का, फिर उसके बाद उस तरीके से उसकी शक्ल बन जाना, फिर इस तरीके से इतनी 13 पार्टियों का इकट्ठ जो है, तो ये तमाम चीजें मुश्किलात खड़ी करती हैं। इसलिए इमरान खान का बयानिया आपको गालिबन ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। फिर ये भी देखना है कि कौन लोग हैं बयानिया लेके जो जा रहे हैं लोगों के पास, तो क्या उनके ऊपर अपने सवालात तो नहीं बहुत सारे खड़े हो गए। इस वक्त इसका बेस्ट इलाज दोनों साइड्स के लिए, पीएमएलएन भी यही चाहेगी और मेरा ख्याल जरूर चाहेगी कि इलेक्शंस हों, ताकि वो एक मैंडेट के साथ और एक ऐसी वैलिडिटी के साथ आए कि वो जब बात करें तो लोग उनकी बात पे यकीन करें और एतमाद करें। लेकिन वो चूंकि नहीं है पोजीशन और एक तरीके से लाए गए हैं या आए हैं, इस वजह से उसके ऊपर सवालात उठेंगे। इसलिए मेरी नजर में ताकत का इस्तेमाल नहीं, कानून के अंदर इतनी ताकत नहीं है। कानून को तो आपने देख लिया कि अगर उलझाना चाहें वकील तो किसी भी चीज को उलझा सकते हैं, जिस तरह पिछले सेगमेंट में हमने देखा, लेकिन ताकत के साथ इसको हिकमत के साथ हल करने की जरूरत है। और हिकमत की वजह से मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को बहुत जगह पे थोड़ा कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बिल्कुल अहमद साहब, ये शहजाद चौधरी साहब ने जो जिक्र किया पीएमएलएन का, सर अब पीएमएलएन भी जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था तो वो भी कहते थे कि इमीडिएट इलेक्शंस चाहिए। अब उनकी लगता है कि जो हिकमत अमली है वो कुछ तब्दील हो गई है, पर सर कितना वो कोई स्टेबलाइज कर, आपने भी उसका जिक्र किया, आपने कहा स्टेबलाइज कर लेंगे, पर सर इकोनॉमी को किस तरह वो 3 या 6 महीने या साल में भी वो स्टेबलाइज कर पाएंगे कि इलेक्शंस को वो कॉन्फिडेंटली इलेक्शंस के लिए जा सके? वुड इट नॉट बी बेटर कि वो इस वक्त इलेक्शंस में चले जाए? इस वक्त देखिए वो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते ना, अगर जाना चाहें भी तो नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है वो जाना भी नहीं चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि हालात बहुत बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। तो कुछ थोड़ा सा उनका ख्याल ये है कि अगर चीज़ें थोड़ी सी टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए तो फिर इलेक्शन हो। मेरे ख्याल में इस वक्त तो लोग एक दूसरे के गले पकड़ लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अक्टूबर से पहले वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इलेक्शन गालिबन अक्टूबर नवंबर में ही होंगे। तो इसलिए ये उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि ये अपनी टर्म पे जाएं, यानी अगले साल जुलाई 2023 तक जाएं, लेकिन शायद वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं होगा,
तो इनको यही करना होगा। अब ये स्टेबलाइज कर पाएंगे नहीं, यही तो सवाल है। देखिए मेरे ख्याल में इकोनॉमी को शायद सही। शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज ये कर लेंगे, शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का इशू है। और इस दौरान में ये देखिए ना, काउंटर बयानियां ये भी पेश हो रहा है ना। अब चंद चीजें वो वर्क करें या ना करें, जैसे आप वो तोशा खाने का मामला है, वो जैसे आप एक यूनिवर्सिटी का मामला है, बहरिया टाउन का मामला है, कुछ इस तरह के स्कैंडल सामने आएंगे। सर तो वो करप्शन स्कैंडल वर्क केसेस करेंगे सिर्फ कि- राइवल्स के लिए खड़े करके तो बयानिया नहीं बनता। ये तो इमरान खान साहब ने भी कोशिश कर ली, ज्यादा कामयाब नहीं हुई। बस ये देखने वाली बात है कि किसका बयानिया और क्या चीज हिट करेगी और क्या चीज मिसफायर करेगी। ये अभी आने वाले 3-4 वेरी महीनों में क्विकली शहजाद चौधरी साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि क्या स्टेबलाइज कर पाएगी पीएमएलएन सिचुएशन को? 30 सेकंड सर। देखिए पीएमएलएन मेरे ख्याल में अपने तौर पे खुद से भी कोई इतनी पायदार फाउंडेशन पे नहीं खड़ी हुई है, उसकी बुनियादें भी कोई बहुत मजबूत नहीं है। उसको भी पता है कि जिस किस्म की हुकूमत लेके वो आए हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस जिसे कहते हैं ना कि लैक ऑफ एश्योरेंस की वजह से भी उनका ये इकोनॉमिकली कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए और शो करें कि हमने मामलात को आगे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये शायद उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है कि वो अगले साल तक बात को ले जाए। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जान छुटे, गालियां कम पड़ें और हम लेसर बैगेज के साथ इलेक्शन के लिए जाएं, बजाय इसके कि पूरे साल सवा साल का बैगेज लेके हम लोगों के पास जाएं जब और गालियां पड़ चुकी होंगी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज की वजह से, मुश्किलात की वजह से, जो कि हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से मैं समझता हूं कि पीएमएलएन भी शायद वर्क करेगी, इसलिए ग्रैंड बारगेन की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा होती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।